गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका फेवरेट बुलेटिन, यानी सुबह की शुरुआत हमारे साथ आप करिए और हर खबर से हो जाइए पूरी तरह अपडेट। जाना सिर्फ देश की खबरें बल्कि विदेश के क्या हालात हैं, क्या वहाँ की बड़ी खबर है, ये भी हम आप तक पहुँचाएंगे, इसलिए देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। उत्तराखंड में क्या एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप नजर आएगा? बात हिमाचल प्रदेश की भी करें तो वहाँ पर ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर एक बार फिर से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की ये 5 तस्वीरें हिमाचल में तबाही रिटर्न की गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों को एक एक कर डिटेल के साथ आपको बताएंगे, लेकिन ऊना में महज 6 घंटे की भारी बारिश ने जो हाल किया है उसका आप इन 5 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल के ऊना में बाढ़ ने कैसा विकराल रूप ले रखा है, इसकी पहली तस्वीर में बाढ़ में ट्रैक्टर के साथ फंसे इस शख्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शख्स इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक बाढ़ ने इसे घेर लिया। गनीमत ये रही कि शख्स ट्रैक्टर पर चढ़ गया, लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज बह रहा था कि वो वहीं फंस गया। ऊना की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें खेत में गया एक शख्स बाढ़ में फंस गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे बाढ़ में फंसा देखा तो रस्सी के सहारे किसी तरह उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ऊना में बाढ़ की इस तीसरी तस्वीर को देखिए। बारिश के बाद आई बाढ़ में सड़कें भी पानी के उफान में डूब गई हैं। इसे सड़क से पार कर रही एक कार पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और बाढ़ में ही फंस गई, जिसके बाद वहां मौजूद बुलडोजर के सहारे किसी तरह बाढ़ में फंसी कार और उसके चालक को बाहर निकाला गया। ऊना की ये चौथी तस्वीर देखिए। यहाँ भी बारिश के बाद आई बाढ़ में 5 लोग फंस गए। बाढ़ में फंसे ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाढ़ से निकलने की कोशिश में जुटे रहे। वहीं किनारे पर मौजूद लोग उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जुगत में लगे रहे। तस्वीरें बता रही हैं कि ऊना में बाढ़ कैसे मुसीबत बनकर आई है। ऊना में बाढ़ बारिश से न सिर्फ नदी नाले उफान पर हैं, बल्कि रिहायशी इलाके भी पानी में डूब गए हैं। सड़क पर खड़ी कारें भी पानी में डूब गई हैं। ऊना में बाढ़ जिस तरह से अपना तांडव दिखा रहा है, उसने एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। तो दुनिया भी रूस और यूक्रेन का युद्ध देख ही रही थी कि हो गया, और इसकी वजह है कनाडा का खालिस्तानी प्यार। जी हाँ, आपको बता दें, पीएम ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक लड़ाई एक तरीके से अब शुरू हो चुकी है। तस्वीर नंबर 1। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये भारत के पलटवार के बाद की तस्वीर है। जो शख्स आपको भारतीय विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर निकलता दिख रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि भारत में कनाडा का राजदूत है। इनका तेवर बता रहा है कि मंत्रालय के अंदर इनके साथ कैसा सुलूक हुआ है। तस्वीर नंबर 2। भारत पर लगाए कनाडा के बेबुनियाद आरोप के बाद देखिए मुंबई में क्या हो रहा है। दरअसल बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विले पार्ले के पास खालिस्तानी समर्थक कनेडियन सिंगर रैपर शुभ के पोस्टर पर कालिख पोती। सिंगर शुभ का 23 सितंबर को मुंबई में एक शो भी आयोजित है। अब उसका भी कड़ा विरोध हो रहा है। तस्वीर नंबर 3। अब इस तस्वीर को देखिए, जो कनाडा की राजधानी ओटावा की है, जहां भारत के रिएक्शन के बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने भारत पर दिए अपने बयान के बाद अब क्या कहा है। India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India. दरअसल ट्रूडो अब अपने ही घर में घिर चुके हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने उन्हें सही सबूत पेश करने की सलाह तो दे दी है, साथ ही ये भी कहा कि वो बेतुकी बयानबाजी से बचें। वहीं भारत की ओर से भी पीएम ट्रूडो के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक को लेकर भारत G20 में भी भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख नजर आए। अब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम के बयान पर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं।
और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की, जहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी इसे सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। 7 दिन इस हो चुके हैं, लेकिन 8वें दिन भी अभी भी इस पूरे इलाके को घेर करके हमारी सुरक्षा बल चेकिंग अभियान और सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल जंगली इलाका होने की वजह से, क्योंकि पूरा जंगल है, बहुत ही ज्यादा वक्त और बहुत ही ज्यादा दिन लग गए इस ऑपरेशन में, लेकिन अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। 13 सितंबर से जारी अनंतनाग एनकाउंटर में सेना ने 2 और दहशतगर्दों को जहन्नुम की यात्रा पर पहुंचा दिया। कमांडर उजैर खान समेत लश्कर के 2 आतंकी हिंदुस्तानी शेरों की गोलियों का शिकार हुए, जिसके बाद 7 दिन तक चले ऑपरेशन का दी एंड हुआ। लेकिन भारतीय जांबाज कोकरनाग के जंगलों में फिर भी सुकून से नहीं बैठे। ऑपरेशन खत्म हुआ तो सर्च अभियान शुरू हो गया। सुरक्षा बलों को उस आतंकी के शव की तलाश है जिसे मार गिराया गया था, लेकिन उसका शव मिला नहीं था। ऐसे में सेना का सर्च अभियान ऑपरेशन के 8वें दिन भी जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। कटक से भी एक ऐसी खबर आई है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आखिर कैसे हुआ हादसा कटक में और क्या कुछ वहाँ के हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ओडिशा के कटक से आई दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। एक ऐसा हादसा जिसने जश्न के माहौल को मातम में तब्दील कर दिया। यह हादसा कैसे हुआ इस बारे में आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले जश्न की ये तस्वीर देखिए। दरअसल ओडिशा के कटक में एक कॉलेज के छात्रों द्वारा गणेश चतुर्थी पर पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति बड़े धूमधाम के साथ कॉलेज कैंपस में लाई जा रही थी। गणेश जी की मूर्ति को ट्रैक्टर पर रखा गया था और लोग नाचते गाते ढोल बजाते हुए गणेश जी की मूर्ति को लेकर जा रहे थे। वहीं ट्रैक्टर पर मौजूद एक छात्र गणेश उत्सव के जश्न में भगवा झंडा फहरा रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि पीछे एक बहुत बड़ा हादसा उसका इंतजार कर रहा था। जश्न में लगातार छात्र झंडे को नीचे से ऊपर ले जाते हुए फहरा रहा था। जब ट्रैक्टर आगे बढ़ा और छात्र का झंडा ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आया तो उस छात्र को जोर का करंट लगा। इतना ही नहीं, उससे सटे कुछ और छात्र करंट की चपेट में आ गए। बिजली का करंट इतना तेज था कि इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और कल का दिन संसद के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। एक तो नई संसद भवन की शुरुआत हो गई, वहां पर सभी सांसद बैठ करके चर्चा किए, बड़ी बहस हुई। लेकिन और अच्छी बात ये रही, बड़ी बात ये रही कि एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। हालांकि इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ऐसे में निगाह इस बात पर है कि क्या इस बार सभी सांसद एकमत होकर के इसका साथ देंगे। जी भर के देखिए इस तस्वीर को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है ये, जो नई नवेली तो है ही। यहाँ जो सबसे पहली बात की गई है वो भी बेहद बड़ी है। ये बात है आधी आबादी को उनका हक देने की, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की। मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। नारी सत्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। यूं तो 21वीं सदी की शुरुआत से ही संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 2004 में 45 महिला सांसद चुनी गई थीं, जो 2019 आते 82 हो गई है। लेकिन लोकसभा में महिला सांसदों की ये बढ़ोतरी अब भी बराबरी से बहुत दूर है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। सोचिए, जिस देश में आधी आबादी को ही उनका पूरा हक न मिलेगा, उस देश में लोकतंत्र भला कैसे फलेगा और फूलेगा। शायद यही वजह है, इसलिए महिलाओं के हक से जुड़े इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 33% अनिवार्यता हो जाएगी। मतलब ये कि संविधान में संशोधन होने के बाद भारत के लोकतंत्र में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी।
और प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिए इसको लेकर क्या दावे किए। कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सुना आपने, जो सपना 27 साल से पूरा नहीं हो पा रहा, अब उसे पूरा करने का प्रण पीएम मोदी ने लिया है। हालांकि इस बार भी इसका विरोध शुरू हो गया है। ओवैसी ने पहले इस बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। दरअसल ओवैसी ने नए महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। पहले भी ऐसे ही आरोपों की वजह से इस बिल पर ब्रेक लगे थे। तो क्या इस बार पीएम मोदी ऐसे ब्रेकर्स को तोड़ देंगे और देश की आधी आबादी को उनका हक दिला पाएंगे? सभी सांसद मिलकर तो सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है महिला आरक्षण बिल, जिस पर आज चर्चा होने वाली है और इसीलिए पूरे देश की निगाहें इस पर है। जी हाँ, विपक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अब देखना होगा, सवाल यही है कि क्या विपक्ष महिलाओं के लिए सरकार के साथ खड़ा होगा। नए भवन में संसद की कार्यवाही का आगाज हो गया। आज बारी है आवाज बुलंद करने की, आधी आबादी को उनका हक दिलाने की। जी हाँ, आज संसद में पेश किए गए पहले बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा करने की। तो सबसे पहले चर्चा के बारे में जान लीजिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर। बहस के लिए आज 7 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण बिल की बहस को सोनिया गांधी लीड करेंगी। महिला बिल पर आज लोकसभा में सोनिया गांधी ही विपक्ष को लीड करेंगी। मतलब ये कि विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और उसकी शुरुआत कल ही हो चुकी है। सबसे पहले देखिए इस बिल पर कैसे श्रेय लेने की होड़ लगी है। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। वहीं टाइम्स नाउ के सवाल पर बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष के रवैये पर तलखी दिखाई गई। जब विपक्ष के समर्थन को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ बातचीत में महिला सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा। कांग्रेस ने अपना तेवर आज ही दिखा दिया। जब इंट्रोड्यूस हुआ तो व्यवधान पैदा किया, हंगामा किया। सोनिया गांधी जी स्वयं सदन से गायब रही, राहुल जी सीट दिखाकर चले गए। अब सवाल है कि विपक्ष को ऐतराज किस बात पर है, तो चलिए पहले इसे ही जान लीजिए। मसला नए प्रावधान के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू हो पाएगा। फिलहाल महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 साल के लिए ही होगा। विपक्ष को इसी पर ऐतराज है। बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे सदन की रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया गठबंधन पार्टियों के सांसद की मीटिंग होगी। और 7:27 पर जरूर देखें खबरें सुपर फास्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर ये, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चांद पर चला गया है, भारत में G20 की बैठक हो रही है और हम अभी भी मुल्क जाकर मांग रहे हैं। तो देखिए अपनी सरकार को, अपने हुक्मरानों को कैसे आईना दिखाया है पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि हम अभी भी दूसरे देश जाकर के मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और भारत को देखिए, भारत चांद पर चला गया है। हमारा पीएम मांगने पर मजबूर है, दुनिया में हमारी क्या इज्जत है वो हम सब देख रहे हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी
मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो लखनऊ में आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, इसमें मोहन भागवत भी आने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी के बीच बैठक का दौर चल रहा है और जिस बात से विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है वो वजह है आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत का लखनऊ का जल्द दौरा, जो जल्द होने वाला है। संघ प्रमुख 22 से 24 सितंबर तक यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बैठक हो सकती है। कहने को यह संभावित बैठक भले ही औपचारिक सी लग रही हो, लेकिन जिस तरह से आरएसएस सामाजिक पैठ बढ़ाने के तूफानी अभियान में जुटा है, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ना तय है। कहने को यह बैठक औपचारिक लग रही हो, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक पैठ बढ़ाने के तूफानी अभियान में जुटा है, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर जबरदस्त असर होना तय है। चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, काना जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इसमें हर संसदीय क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट रखी। दरअसल इस वक्त यूपी में बीजेपी मिशन 100% यानी राज्य की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के अभियान में जुटी है और इस बैठक को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और बात राजस्थान की करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे का उनका मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। वजह है चुनाव की उल्टी गिनती, जिसमें अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। वो जयपुर जाएंगे और फिर वापस दिल्ली लौट आएंगे। उनका ये कार्यक्रम एक ही दिन का है, लेकिन इस कार्यक्रम की जानकारी के बाद से नेताओं में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी देखने और उस बारे में जानकारी जुटाने जयपुर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने चर्चा कुछ और ही है। मसलन विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की लिस्ट पर चर्चा होगी। अमित शाह उस लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो विधानसभा चुनाव से पहले सीनियर नेताओं ने बनाई है। आज कुछ सीनियर नेताओं के साथ चर्चा है, लेकिन इसे बेहद गुप्त रखा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर जयपुर के सांगानेर इलाके में वाटिका के नजदीक रिंग रोड पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूरे राजस्थान से 5 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस आयोजन में बुलाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल राजस्थान का वो 8वां दौरा होने वाला है। और बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने कमर कस ली है और साथ ही वहां पर परिवर्तन यात्रा निकाली है, जिसमें कौन से लोग शामिल होंगे ये भी आपको बताएंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार को मिर्ची लगनी तय है। तो ऐसे में क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। रायपुर की राजनीति गर्म है और इसकी वजह ये है, जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे असम के सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य में सनातन संस्कृति के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और सुनिए तुष्टीकरण को लेकर उन्होंने क्या बयान दिए। आप तुष्टीकरण मत करो,
लोगों को सिखाओ, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ। राजनेता का वही धर्म है। मुख्यमंत्री हिमंता का ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। हिमंत बिस्वा ने उन्हें चुनौती दी कि बघेल अगर खुद को हिंदू कहते हैं और समझते हैं तो वो एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर ले जाकर दिखाएं। इतना ही नहीं, मदरसे को लेकर भी हिमंता बघेल के खिलाफ हमलावर दिखे। जैसे असम में हमने मदरसा बंद किया और हमने बोला कि बेटियों को मेडिकल पढ़ना सही है, इंजीनियरिंग पढ़ना सही है। आज असम में 1500 मेडिकल सीट है। आउट ऑफ 1500 सीट 285 सीट में मेरा मुसलमान बेटा बेटियों पढ़ते हैं। तो हम एम्पावरमेंट का बात बोलता हूँ। हिमंत बिस्वा शर्मा ने भ्रष्टाचार के भी कई संगीन आरोप लगाए। वैसे भी ये चुनावी मौसम है और इसमें सत्ताधारी और विपक्ष दोनों की ओर से कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और दोनों पक्ष इस चुनावी लड़ाई को अपने पिच पर लाने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल एग्जीबिशन की शुरुआत होने जा रही है। 1 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन यहां पर किया जाएगा। जी हाँ, वैसे तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन 17 सितंबर से 3 दिन की जो प्रदर्शनी लगी है वो कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, आप भी देखिए। पीएम मोदी ने हाल ही में जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, वहां 1 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत हो सकती है। ये इंटरनेशनल बिडिंग करी थी और हमने कमिश्निंग डेट दी है 1 अक्टूबर 2023 से। कोरियन ऑपरेटर हैं जिनकी हाईएस्ट बिड थी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर। यशोभूमि में 17 सितंबर के बाद से 3 दिन का विश्वकर्मा योजना पर एग्जीबिशन लगाया गया था, जिसमें लघु उद्योग से जुड़े हुए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में अयोध्या के सत्य प्रकाश की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। राम मंदिर के लिए बनाए सबसे बड़े ताले को उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था। यशोभूमि का आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ लगने वाली प्रदर्शनी लोगों के लिए उत्साह की वजह बनी है। बेहद उत्साहित और खुश हैं कि इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है दिल्ली में और भारत में, और खासतौर पे एशिया में ये सबसे बड़ा है। भावना किशोर, टैक्स मोबाइल। तो देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि मूर्तियां दूध पीती हैं और ये ऐसी घटनाएं कई बार आपने सुनी होंगी, लेकिन पहली बार ऐसी मूर्ति अब सामने आई है जो पलक झपकती है और साथ ही इंसानों की तरह सांस भी लेती है। तो आगरा के रहने वाले एक शख्स ने ये खास मूर्ति बनाई है। इसकी और क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। गणपति बप्पा की पलकें झपकती हैं। ये गणपति बप्पा इंसानों की तरह श्वास लेते हैं। सुना था भगत के वश में होते हैं भगवान, लेकिन गणेश जी को चाहने वाले इस भक्त ने तो अपने बप्पा को कुछ यूं वश में कर लिया कि वो जो कुछ भी करते हैं वो दिखता भी है, सबको दिखता है। दावा है कि गणेश जी मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए दर्शन भी देते हैं। जानकर हैरान मत होइए, ये सच है। आगरा के रहने वाले अजय बाथम के मन में भगवान की कुछ ऐसी ही मूर्ति बनाने की ललक जगी। फिर क्या था, अजय के 8 महीने की मेहनत ने जो कारनामा किया वो विशाल गणेश जी के तौर पर आपके सामने है। दावा है कि 10 फीट ऊंची ये प्रतिमा पानी पीती है, लड्डू खाती है। अजय ने डिवाइस के जरिए प्रतिमा को इस तरह डिजाइन किया है कि वो भक्तों को देख और सुन भी सकते हैं। मूर्ति में इंसानों की तरह जान फूंकने के लिए ट्यूब और टायर का अजय ने इस्तेमाल किया है। गणेश जी की इस प्रतिमा को जो भी देख रहा है वो हैरान है। और आपको याद दिला दें, 7 बजकर